मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एनी होता है और वो अपने ब्रदर पीटर और अपने डैड के साथ एक माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रही होती है और तभी इनके साथ क्लाइंब कर रहे दो और लोगों की लापरवाही की वजह से ये सभी एक हुक से लटक जाते हैं और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इनके डैड अपने बेटे पीटर से उनकी रस्सी को काटने के लिए बोलते हैं क्योंकि एक हुक उन तीनों का वजन ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता था और एनी के मना करने के बावजूद और पीटर के ना चाहते हुए भी उसको अपने डैड की रस्सी काटनी पड़ती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें 3 सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर अब एक सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका होता है और वो माउंट केटू की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करना होता है और वहाँ पर उसे अपनी सिस्टर एनी भी मिलती है क्योंकि वो भी कुछ लोगों के साथ माउंट केटू की चढ़ाई करने वाली होती है और इस समय एनी दुनिया की सबसे यंग और तेज क्लाइंब करने वाली सक्सेसफुल लड़की होती है। लेकिन एनी के दिल में अपने ब्रदर को लेकर आज भी उस बात का दुख होता है जब उसके भाई पीटर ने उसके डैड की रस्सी काटी थी क्योंकि उसे आज भी लग रहा होता है कि रस्सी को काटने के बजाय कोई और ऑप्शन जरूर सोचा जा सकता था। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो आदमी इलियट वॉगन भी आ जाता है जिसने इस पूरी ट्रिप को स्पॉन्सर किया होता है, जिसमें पीटर की सिस्टर एनी और एक और आदमी जिसने केटू की चढ़ाई पहले कई बार करी होती है वो भी होता है और उसका नाम टॉम मैक्लैरन होता है। और यहाँ पर इलियट उन सभी लोगों से मुलाकात करता है जो कि उसके साथ केटू की चढ़ाई करने वाले होते हैं। रात में इलियट यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को केटू की चढ़ाई करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी देता है और सबको बताता है कि आज से लगभग 4 साल पहले मैंने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ इस खतरनाक माउंट केटू की चढ़ाई करने का सपना देखा था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा ये सपना अधूरा रह गया और इसी के साथ मैंने अपने बहुत करीबी दोस्तों को भी खो दिया। लेकिन इस बार टॉम मैक्लैरन के हुनर और एक्सपीरियंस की हेल्प से हम इस केटू के पहाड़ को चढ़ने में कामयाब जरूर होंगे। तभी इस भीड़ में से एक आदमी इलियट से पूछता है कि क्या आपने मौसम का जायजा लिया है क्योंकि 2 दिन बाद पहाड़ों पर एक बहुत बड़े तूफान के आने की संभावना है। लेकिन इलियट सबको बताता है कि उसके साथ वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वेदर डिपार्टमेंट के हेड सफर करेंगे और उनके मुताबिक अगले 2 महीनों तक तूफान का नामो निशान नहीं है और ये सभी एक बार फिर से पार्टी करने लगते हैं। अगले दिन इलियट, टॉम और एनी और उनके कुछ और लोग केटू पर चढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर चलते ही टॉम को बेस से रेडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी तरफ बहुत तेजी से एक तूफान बढ़ रहा है और टॉम जब ये बात इलियट और एनी से शेयर करता है तो इलियट उससे कहता है कि 70% चांसेस हैं कि वो तूफान ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा और हम सब बच जाएंगे और इतना आगे आकर अगर हमने वापस जाने का सोचा तो हमारी अभी तक की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और टॉम इलियट की बात मान जाता है। उधर एनी के भाई पीटर को जब इस तूफान के बारे में पता चलता है तो वो वेदर डिपार्टमेंट के बेस कैंप में इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चला जाता है और वो रेडियो से टॉम को एक बार फिर से इस तूफान के बारे में आगाह करता है। लेकिन इस बार फिर से इलियट टॉम को अपनी बातों से मना लेता है और वो सभी एक बार फिर से माउंट केटू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के दौरान एनी का पैर जब एक जगह पर पड़ता है तो वो एक बहुत ही गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन ये सभी लोग एक ही रस्सी से बंधे होते हैं जिसकी वजह से एनी को ज्यादा चोट नहीं आती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एवलांच आ जाता है जिसकी वजह से अब इलियट और टॉम भी उसी खाई में गिर जाते हैं और बाकी के लोग उस तूफान का शिकार हो जाते हैं। ये खबर इनके बेस तक भी पहुंच जाती है कि इलियट और उसके साथी उस तूफान का शिकार बन गए हैं और यहाँ पर सब ये समझ लेते हैं कि उन लोगों में अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन वहाँ पर एनी का भाई पीटर भी बैठा होता है और सिग्नल के रुकने की वजह से उसकी सिस्टर एनी उनको मोर्स कोड के थ्रू वहाँ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल मोर्स कोड एक खास तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें एक इंसान एक तरफ से बिना कुछ बोले सिर्फ एक बटन की हेल्प से सामने वाले से बातें करता है और एनी और उसके भाई पीटर को ये लैंग्वेज उनके डैड ने मुश्किल वक्त में सर्वाइव करने के लिए सिखाई थी और इसीलिए उसका भाई पीटर एनी की सारी बातें समझ जाता है कि वो लोग पहाड़ में किसी खाई के अंदर फंसे हुए हैं। इसके बाद पीटर कुछ लोगों को ऊपर जाने के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन इतने बड़े तूफान की वजह से कोई भी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि उनके मन में एक ये भी डर था कि अगर वो लोग वहाँ पर पहुंच भी गए तो इतने लंबे समय तक बिना किसी ऑक्सीजन के इलियट और उसके साथी कैसे सर्वाइव करेंगे। और तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम स्किप होता है वो उसे पाकिस्तानी बेस कैंप की तरफ ले जाता है ताकि वो लोग उसकी इस काम में हेल्प कर सकें और वहाँ के जनरल उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब देते हैं जिसकी हेल्प से ठंडी जगहों पर सुरंग बनाई जाती है और कहते हैं कि इसकी हेल्प से आपको ज्यादा लोगों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इसके एक ब्लास्ट से किसी भी जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा कर सकते हैं। रात में एक बार फिर से पीटर यहाँ पर मौजूद लोगों को उसके साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए कन्विंस करने लगता है और कुछ लोग उसकी बात मान भी जाते हैं। उधर जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है वैसे वैसे इलियट और एनी का खाना पीना भी खत्म हो रहा होता है और इलियट तब ये डिसाइड करता है कि वो लोग कम से कम पानी पिएंगे ताकि वो मेडिसिन की सिरिंज को बचा सके और आगे के लिए यूज कर सके। इसके पीटर से जब बात करता है तो वो उसे कहता है कि भले ही हमारे साथ कुछ लोग चढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन हमें सिर्फ चढ़ना नहीं है बल्कि जल्द से जल्द इलियट और एनी के पास पहुंचना है और इस काम में हमारी सिर्फ एक ही इंसान हेल्प कर सकता है और उसका नाम मॉन्टगोमरी विक है। और अगले दिन मॉर्निंग में ये सभी उसके कैंप की तरफ निकल जाते हैं। शुरू में तो विक उनकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इलियट भी वहाँ पर फंसा हुआ है और उसकी टीम वहाँ पर जाने वाले लोगों को 50 लाख रुपए देने वाली है तो वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। ये लोग 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर इलियट और
उसके साथियों को ढूंढने लगते हैं। उधर टॉम की तबीयत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और एनी जब उसको डेक्स मेडिसिन सिरिंज के थ्रू देने जा रही होती है तो एलियट उसे मना कर देता है और कहता है कि टॉम पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी है और वो ज्यादा देर तक बच भी नहीं पाएगा और इसीलिए हमें उस पर अपनी ये मेडिसिन वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पीटर के साथ एनी को ढूंढने के लिए जो लोग आए थे उनमें से गलती से एक का पैर फिसल जाता है और वो एक बहुत बड़ी खाई के ऊपर लटक जाता है, जिसकी वजह से उसके बैग से वही नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़े बर्फ के तूफान आने की वजह से उसकी जान चली जाती है। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तभी इनके पास बेस कैंप से स्किप रेडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब सूरज की रोशनी पड़ते ही ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए उसे हमेशा ठंडी जगह और बर्फ से कवर करके ही रखना। और पीटर जल्दी से विक के साथ उस बॉम्ब को बर्फ से पूरी तरह से कवर कर देता है। ये लोग अपने दो और साथियों को भी जल्दी से कांटेक्ट करते हैं और इस बारे में बताते हैं और वो दोनों भी पीटर के कहे अनुसार उस बॉम्ब को जल्दी से बर्फ से ढक देते हैं, लेकिन वो बॉम्ब लीक होते होते सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों की इस ब्लास्ट में जान चली जाती है। लेकिन इस ब्लास्ट में विक को उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि यहाँ पर 4 सालों पहले इलियट के साथ उसकी गाइड बनकर आई थी। और पीटर के पूछने पर यहाँ विक उसे बताता है कि इलियट ने सारी डेक्स मेडिसिन खुद ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मर गई, लेकिन उसने इंटरव्यू में ये बोला था कि डेक्स मेडिसिन खो गई थी, जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे गए। और अब ये जानने के बाद कि इलियट की वजह से ही उसकी वाइफ की जान गई थी, इसलिए अब वो इलियट को नहीं छोड़ेगा। उधर रात में जब एनी और टॉम सो रहे होते हैं तो इलियट टॉम को जान से मार देता है ताकि उसकी मेडिसिन देर तक चले। और मॉर्निंग में एनी जब टॉम की डेड बॉडी देखती है तो वो समझ जाती है कि इलियट ने ही रात में उसके साथ कुछ गलत किया है और वो इलियट पर अटैक कर देती है, लेकिन खुद भी इतना ज्यादा वीक होने की वजह से वो उससे लड़ नहीं पाती। और तब इलियट उसे समझाता है और कहता है कि हम लोग इतने ज्यादा बर्फ के नीचे हैं कि अगर तुम्हारा भाई यहाँ तक आ भी गया तो हम उसे कैसे इशारा करेंगे कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और इसीलिए इलियट टॉम की डेड बॉडी से उसका ब्लड निकालकर एक पॉलिथीन में भर लेता है और बाहर दिख रहे एक छोटे से छेद से उस पॉलिथीन को फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है। और पीटर जब यहाँ पर पहुंचता है तो वो उसी नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है ताकि वो अपनी सिस्टर और इलियट को बचा सके। लेकिन जब पीटर अपनी सिस्टर एनी को रस्सी के सहारे खींच रहा होता है तो तभी बर्फ के खिसकने की वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर विक आ जाता है और एक रस्सी से खुद नीचे उतरने लगता है। विक को नीचे उतरता देख इलियट समझता है कि वो उसे मारने के लिए आया है, लेकिन इलियट उसे मारता नहीं बल्कि रस्सी के सहारे उसे बांध देता है ताकि पीटर उसे ऊपर से खींच सके। और तभी वहाँ पर एक बार फिर से बर्फ के खिसकने की वजह से ये सभी एक ही हुक से लटक जाते हैं और तभी विक एक नाइफ से अपनी रस्सी को काट देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक हुक इन सभी का वेट ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता है, जिसकी वजह से विक और इलियट दोनों की ही जान चली जाती है। पीटर अपनी सिस्टर एनी को बचाने में कामयाब हो जाता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच जो दूरियां आ गई थी वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग हॉलीवुड मूवी वर्टिकल लिमिट एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।